नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक सपोर्ट के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 1 जिसमें पृष्ठभूमि एवं इतिहास का पूरा एमसीक्यू लगा लिए थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा वो वाला वीडियो, तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम इस वीडियो सीरीज में चैप्टर 2 अभिवृद्धि एवं विकास के सारे टॉप एमसीक्यूज का डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने का आसान सा तरीका बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन दिया है ए याद करना, ऑप्शन बी दिया है गति प्रक्रमण, ऑप्शन सी दिया है विचार करना और ऑप्शन डी है सहानुभूति देना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। याद रखेंगे संवेगात्मक बुद्धि हमेशा सहानुभूति से संबंधित होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सहानुभूति देना ही संवेगात्मक बुद्धि है। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलमैन ने निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखेंगे गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन क्या कहलाता है? सहानुभूति से संबंधित रहता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या थकान? तो याद रखेंगे संवेगात्मक विकास को ये समस्त प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया है व्यक्तित्व निर्माण में, ऑप्शन बी दिया है कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन सी दिया है अनुशासन में या ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों संवेगात्मक समायोजन व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, साथ ही साथ अनुशासन में भी ये क्या होता है, प्रभावी होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का दोस्तों। याद रखेंगे सामान्य जो भी मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या में अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे 46 गुणसूत्र होता है। और इससे संबंधित मैं अन्य फैक्ट आपको बताता हूँ। ये 46 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, इससे संबंधित अन्य फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये 23 जोड़े में होते हैं और संख्या में अगर पूछा जाए तो ये 46 की संख्या में होते हैं। इस 23 जोड़े में याद रखेंगे दोस्तों 22 जोड़ा जो होता है वो समान होता है, एक समान होता है। मतलब इसका रंग रूप आकृति आकार सब सेम होता है, जिसके कारण इसे ऑटोसोम्स बोला जाता है। और ये 23वां जोड़ा जो होता है, लास्ट वाला जो 23वां जोड़ा होता है, ये 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है दोस्तों। सेक्स क्रोमोसोम इसी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण में भाग लेता है। यहाँ तक 22 जोड़ा जो होता है ये कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। केवल 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है वही भाग लेता है। और ये 23वां जोड़ा क्या होता है, याद रखेंगे अगर मेल हो तो मेल में ये एक्स वाई होता है, और वहीं पर याद रखेंगे फीमेल अगर हो तो फीमेल में ये एक्स एक्स होता है, याद रखेंगे दोस्तों। 23वां जोड़ा मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। जबकि सामान्य महिला में क्या होता है, तो याद रखेंगे सामान्य महिला की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। इसको ये समझने का प्रयास कीजिए आप। अगला क्वेश्चन दिया है 155। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि लड़का हो तो उसमें एक्स वाई होता है और लड़की हो तो उसमें एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर ये एक्स वाई जो गुणसूत्र होगा क्रोमोसोम, वही लिंग निर्धारण में क्या करेगा, भाग लेगा, क्योंकि ये लड़का है। वहीं पर लड़की होता है तो एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वंशानुक्रम संबंधित नियम क्या है? तो ऑप्शन दिए है प्रयासों का नियम,
ऑप्शन बी दिया है सीखने का नियम, ऑप्शन सी दिया है समानता का नियम और ऑप्शन डी दिया है स्वास्थ्य का नियम। तो यहाँ पर याद रखेंगे वंशानुक्रम की बात किया जा रहा है। वंशानुक्रम में क्या होता है, समानता का नियम लागू होता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सही नियम नहीं है। ऑप्शन दिया है समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन या विप्रेरणा। तो याद रखेंगे वंशानुक्रम के बारे में पूछा जा रहा है तो समानता लागू होता है। कोई भी बच्चा जो होता है वो सिमिलर तो नहीं लेकिन काफी हद तक अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते मिलते जुलता रहता है, क्योंकि उसमें 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या समान होता है, इसीलिए विभिन्नता डाइवर्सिटी भी पाया जाता है। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र जो होता है 23वां, वो क्या करता है, विभिन्नता पैदा करता है। और प्रत्यागमन भी क्या होता है, वंशानुक्रम से संबंधित होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन जो होता है इस पर वंशानुक्रम का नियम लागू नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे इसको। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है, याद रखेंगे। 21वें गुणसूत्र में अगर डाइवर्सिटी आ जाता है तो उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, याद रखेंगे। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस प्रकार के बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उनका जो है मंगोलियन के जैसा फेस कट हो जाता है, सिर बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम भद्दा दिखता है, तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार की गुणसूत्र के हिसाब से होने वाली बीमारी है। टर्नर सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र पर होने के कारण ये क्या होता है, बीमारी होता है जिसमें जो भी बच्चा होता है वो बिल्ली के जैसे आवाज निकालने लगता है। विल्सन सिंड्रोम भी होता है। 18वें गुणसूत्र पर एडवर्ड सिंड्रोम होता है। तो याद रखेंगे ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो गुणसूत्र में विसंगतियां उत्पन्न होने के कारण होता है। अगला प्रश्न दिया है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्मन का कथन है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, याद रखेंगे, टर्मन का कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न देखते हैं 160 क्रमांक का, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो याद रखेंगे समाजीकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। समाजीकरण जो होता है दोस्तों, व्यक्ति का विकास करने के साथ साथ उनको समाज के अनुरूप ढालने की अर्थात सीखने की एक प्रक्रिया होता है। तो वही क्या चीज है, समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन पैदा करता है, यही समाजीकरण है, याद रखेंगे। समाजीकरण है, क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक मानदंडों के अनुकूल क्या होता है, ये अपने आप को ढालना या सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, समाजीकरण। अगला प्रश्न दिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे वयस्क से सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं, समाजीकरण में हर जगह पर समाजीकरण होता है, कहीं पर भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है, आपका समाज के अनुकूल विकास हो रहा है, तो वह एक समाजीकरण की प्रक्रिया होगा। तो ये प्रक्रिया जो है परिवार में भी मिलता है, विद्यालय से भी बच्चे सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से या अपने से बड़ों से भी सीखते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की जो योग्यतम का अधिकतम सामाजिक विकास, उक्त कथन किसका है। तो याद रखेंगे उक्त कथन जो है जॉन हॉरलॉक का कथन है दोस्तों, कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यतम का अधिकतम सामाजिक विकास क्या कहलाता है, हॉरलॉक का कथन कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, सामाजिक नैतिक दायित्व में कौन सा है। तो याद रखेंगे सहायता परक व्यवहार करना, ये क्या है, सामाजिक मूल्य होता है। प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता है, मूल प्रवृत्ति भी नहीं होता है, आक्रामकता की आवश्यकता भी नहीं होता है। सहायता परक क्या करना, व्यवहार करना, दूसरों के साथ सहयोग करना और सहयोगानुरूप क्या करना, व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक मूल्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरोह अवस्था की आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो याद रखेंगे 8 से 10 वर्ष का जो समाजीकरण होता है वो गिरोह अवस्था कहलाता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा सीडीपी में क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है।
याद रखेंगे, बच्चों का सामाजिकरण का पहला पार्ट जो होता है वो अपने परिवार से सीखता है, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है फिर थोड़ा-सा विकास होता है, जिस अवस्था में वो स्कूल नहीं जा रहा होता है, तो स्कूल जाने से पहले उनको सामाजिकरण या सीखने की जो प्रक्रिया होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? परिवार से मिलता है। इसलिए सामाजिकरण का पहला पार्ट कहाँ से सीखते हैं बच्चे? परिवार से। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार एक साधन है, किस चीज़ का साधन है? औपचारिक है या अनौपचारिक है? तो याद रखेंगे, परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है। समस्त प्रकार के जो व्यवहार होते हैं वो आपको परिवार से सिखाए जाते हैं। तो परिवार एक कौन-सी संस्था होती है? अनौपचारिक संस्था होती है और अनौपचारिक शिक्षा का बहुत बड़ा साधन होता है, याद रखेंगे इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पहला समाजीकरण कहाँ पे होता है? परिवार के साथ होता है। जब बच्चे का विकास हो जाता है तब बच्चे कहाँ जाना शुरू करते हैं? स्कूल जाना शुरू करते हैं। स्कूल के बाद उन लोग का फ्रेंड सर्कल बनता है। तो जो द्वितीयक चीज होता है, द्वितीयक विकास या द्वितीयक समाजीकरण होता है, वो कहाँ पे होता है बच्चों का? तो परिवार के बाद स्कूल में होता है। तो याद रखेंगे, विद्यालय एवं मीडिया इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। जैसे ही बच्चे अपने परिवार से निकलकर विद्यालय पहुंचते हैं तो उनका द्वितीयक समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरीके से विकसित कर सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक मूल्य की बात किया जा रहा है। सामाजिक मूल्य का विकास जो है आदर्श रूप से व्यवहार करके, जैसा शिक्षक व्यवहार करेंगे बच्चे उसी को देखकर क्या करते हैं? कॉपी करते हैं या उसी को देखकर सीखते हैं। तो अगर शिक्षकों के द्वारा आदर्श व्यवहार किया जा रहा है, आदर्श बर्ताव किया जा रहा है, अच्छे से बात किया जा रहा है, बच्चों को मैनर सिखाया जा रहा है, तो बच्चे उसका कॉपी करेंगे। तो उनके अनुसार ही क्या करेंगे? सीखेंगे। तो आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या चीज होता है? तो याद रखेंगे, बालक व बालिकाओं को एक साथ मिलकर रहने की जो प्रवृत्ति होता है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि क्यों है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा, सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे को सिखाते हैं, साथ ही परस्पर सहायता भी लेते हैं। तो सामूहिक कार्य देने से क्या चीजें बढ़ता है? उनके बीच इंटरेक्शन बढ़ता है, साथ में एक दूसरे को सिखाने की जो परस्पर क्रिया है वो क्या होता है? प्रबल होता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में समूह कार्य देना एक बहुत बड़ा कारगर शिक्षा पद्धति होता है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 172 क्रमांक, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, किस अवस्था से संबंधित है? तो याद रखेंगे, जब बच्चों का सामाजिक विकास हो जाता है तब बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। अब उनको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए पेरेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन कम होने लगता है। किस कारण से? तो सामाजिक विकास जैसे जैसे बढ़ते जाता है अपने पेरेंट्स से दूरी क्या होता है? बढ़ते जाता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे, जैसे जैसे बालक का विकास होता है वो सामाजिक या आर्थिक स्तर से विकास होता है, विद्यालय से विकास होता है, परिवार से भी विकास होता है। इसलिए इनका क्या होता है? समस्त प्रकार के सामाजिक प्रभाव का क्या होता है? विकास जो है प्रभावित होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए या उनके बीच के जो प्रभावशाली पद्धति है वो कौन कौन सा होगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और उनको विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। तो जैसे ही आप विभिन्न वर्गों के बच्चों को, विभिन्न प्रकार के विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ, जैसे कोई टॉपर है तो कोई कम बुद्धिमान है या कोई विशेष वर्ग का बच्चा है, तो उन सबको एक साथ अगर आप ग्रुप ग्रुप वर्क के लिए अगर आप देंगे तो उनका सामाजिक विकास होगा, साथ ही साथ जेंडर रूढ़िवादिता क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वे सभी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकेंगे अच्छे से। अगर उनको पर्टिकुलर अलग अलग रखा जाए, एक
एक वर्ग के बच्चों को एक साथ ही रखा जाए तो उनमें जेंडर रूढ़िवादिता आ जाएगा। तो इसको कम करने का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण साधन क्या है कि क्रियाकलाप करने के लिए बच्चों को एक साथ आपस में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचाती है, तो किस चीज़ से बचाती है? तो याद रखेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब हमारे बीच में जो भी लैंगिक असमानता से संबंधित रूढ़िवादिता है, तो उन सब चीज़ों से क्या करती है? बचाती है, क्योंकि अच्छी पुस्तकें अच्छी ज्ञान देती है और अच्छे ज्ञान देने के कारण रूढ़िवादिता जो है हमारे दिमाग में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में पाठ्यचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे कोई भी जो कक्षा परिचर्चा होता है उसमें शिक्षक जो होता है लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा ध्यान देता है। इसका कारण क्या है? तो जेंडर पक्षपात, मतलब दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? गैप उत्पन्न कर रहे हैं और यही जो गैप होगा क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात कहलाता है। जेंडर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसका परिभाषा बदल जाता है, याद रखेंगे। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है जिसके कारण क्या होता है, हम एक दूसरे को पहचान करते हैं कि ये किस किस जेंडर से बिलोंग करता है। या लिंग क्या है? तो लिंग याद रखेंगे यह एक जैविक सत्ता है दोस्तों। जैविक परिपक्वता के कारण इनको क्या करते हैं? विभाजित किया जाता है। तो लिंग क्या है? एक जैविक सत्ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद क्यों होता है या किस कारण से है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में वृद्धि उन्मुख प्रयासों का अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। तो जेंडर में अगर लिंग विभेद होता है तो उनमें क्या होता है? वृद्धि उन्मुख प्रयासों का अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बालक कौन जो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या प्रार्थना सभा इसमें भाग लेता है या सही समाजीकरण या बुद्धि? तो याद रखेंगे बालक में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए ये सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। प्रार्थना कक्ष में आपको प्रार्थना के साथ साथ बहुत ही अच्छे वाक्य सिखाए जाते हैं जो आपके क्या करते हैं? नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। सही समाजीकरण अगर आपका हो रहा है तो ये भी आपके नैतिक मूल्यों का विकास करेगा। साथ ही सही प्रकार के नॉलेज अगर आपके बुद्धि में जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपके नैतिक मूल्यों का विकास करेंगे। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सभी विकल्प इनमें से सही होगा। ये रहा दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 2 वृद्धि एवं विकास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अगले वीडियो सीरीज में हम इसके आगे के प्रश्नों पर डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।